नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। ऐसा बहुत कम होता है कि हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में राष्ट्रपति कोई लेख लिखे और राष्ट्रपति का ये लेख देश की एक सबसे बड़ी एजेंसी के मार्फत पूरे हिंदुस्तान में फैलाया गया, उसकी खबरें बनी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। इसके पहले किसी आदिवासी को भी राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला था। महिला को तो मिला था, आदिवासी को पहली बार ये मौका मिला है। और द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ में भी बड़ा उत्साह था उनके राष्ट्रपति बनने पर। अभी जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी का राज है वहाँ पर, वो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर कोलकाता में अभी एक चिकित्सा छात्रा का अस्पताल में जो रेप और मर्डर हुआ, उसको लेकर देश में बहुत चर्चा चल रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जाने कितनी सुनवाई की है उस मामले की। पूरा का पूरा जांच जो है सीबीआई को दे दिया। अस्पताल पे हमला हुआ था, सीबीआई को दे दिया। सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के सामने शायद जो मुख्य बलात्कारी और हत्यारा है उसने कबूल भी कर लिया है। एक ऐसी चर्चा है कि एक से ज़्यादा बलात्कारी भी हो सकते हैं। एक गिरफ्तार हो चुका है, उसने खुद ही बतलाया है उसने कैसा कैसा किया, क्यों किया। मानो ये काफ़ी नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कलकत्ता के इस रेप मर्डर केस को, इसके बाद हुए प्रदर्शन को, हमले को, इन सब को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। ममता बनर्जी के वकील, ममता बनर्जी की सरकार के वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट को सहमत करा नहीं पा रहे हैं अपने तर्कों से। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बिफरा हुआ दिख रहा है। किस तरह की सरकार चल रही है ये, कोई काबू नहीं रह गया है ममता बनर्जी का। कई तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें की हैं, खुली सुनवाई में कई तरह की बातें की हैं। इसके बाद अब राष्ट्रपति का लेख आता है। मुझको तो ठीक से याद भी नहीं पड़ रहा है कि पिछले कितने राष्ट्रपतियों ने कितने लेख लिखे होंगे, लेकिन मुझको कम से कम इतना अच्छे से याद पड़ रहा है कि ऐसे नाजुक मौके पर किसी राष्ट्रपति का लेख शायद नहीं आया था पहले। राष्ट्रपति ने अपने लेख में कहा है कि मैं बहुत निराश हूं और डरी हुई हूं। अगर देश की राष्ट्रपति डरी हुई है, मुझको लगता है किसी लोकतंत्र के लिए एक शर्मिंदगी की बात है। जिस राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की पूरी फौज जो है भाले लेकर बड़े बड़े घोड़ों पर चलती है, जो इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच रहती है राष्ट्रपति, न केवल जब तक राष्ट्रपति है बल्कि जब भूतपूर्व राष्ट्रपति बनेंगी तो भी उनकी हिफाजत बड़े ऊंचे दर्जे की रहेगी। ऐसी राष्ट्रपति अगर बोल रही है कि मैं निराश हूं और डरी हुई हूं, इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ममता बनर्जी के राज में सरकारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ड्यूटी करने के बाद वहां सोई हुई एक चिकित्सा छात्रा के साथ जिस तरह से रेप हुआ, बदन पे दर्जनों जख्म आए, मार डाला गया उसको। भयानक है ये केस, भयानक मामला है। जो डॉक्टर मरीजों की ज़िंदगी बचाने के लिए ड्यूटी करते हैं, उनको इस तरह से रेप और हत्या, इसका सामना अगर करना पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की, अस्पतालों में नर्सों की, डॉक्टरों की, दूसरे कर्मचारियों की, इनकी हिफाजत के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया है अलग से। मुझको नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इससे ज़्यादा गंभीरता इस मामले में दिखा सकता था। लेकिन मैं फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस लेख की तरफ थोड़ा वापस लौटना चाहता हूँ। द्रौपदी मुर्मू ने अपने लेख में बंगाल की इस चिकित्सा छात्रा के साथ बलात्कार का जिक्र करते हुए वहाँ से बात शुरू की है। निर्भया केस पर ले गई है जो दिल्ली में हुआ था, सामूहिक हत्याकांड, और मार डाला गया था निर्भया को, मर गई थी बाद में। उसको लेकर द्रौपदी मुर्मू ने देश में महिलाओं की स्थिति, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं सब जगह, ऐसी कई
बातों को लिखा है उन्होंने, लंबा लेख है, पढ़ने लायक है। देश में महिलाओं की स्थिति जो है, कितने खतरे में हैं, वो कैसे जी रही हैं, क्या क्या उनके ऊपर संकट आ सकते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छा निबंध है एक। मुझको लगता है जिन लोगों को भारत में महिलाओं की स्थिति, इस पर कोई इंटरव्यू का सामना करना हो या किसी निबंध की तैयारी करना हो, उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये लेख जरूर पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा मुझको एक बात को लेकर हैरानी हो रही है कि अभी बंगाल के इस रेप को लेकर ऐसा क्यों लिखा है द्रौपदी मुर्मू ने। जाहिर तौर पे उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, उसी घटना के बाद लिखा है। देश में अभी एक माहौल बन रहा है कि क्या सिर्फ बंगाल में ऐसा हो रहा है कि दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। मुझको कई राज्यों का याद पड़ रहा है, कहीं छोटी छोटी बच्चियों से, 3-4 साल की बच्चियों से स्कूल में रेप हुआ है महाराष्ट्र में। वहाँ ममता बनर्जी की, टीएमसी की सरकार नहीं है। यूपी में, बिहार में चारों तरफ बलात्कार हो रहे हैं। मुझको लगता है कि भारत 3 किस्म से देखा जा सकता है। एक वक्त था जब निबंध में हम लोग अपने स्कूल के समय लिखते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, लोगों का प्रमुख रोजगार खेती है। अब मुझको लगता है कि भारत एक धर्मपरायण देश है, धर्म प्रधान देश है, ऐसा बदल गया है। और मुझको लगता है कृषि जो है ये दूसरे नंबर पर आ गया है कि भारत एक धर्मपरायण देश है और भारत कृषि प्रधान भी है, ऐसा। लेकिन मुझको लगता है द्रौपदी मुर्मू के इस लेख ने साबित भी किया है, मुझको वैसे भी लगता था कि भारत एक बलात्कार प्रधान देश भी है। दुनिया के कुछ और देशों में हो सकता है भारत के मुकाबले बलात्कार ज़्यादा होते हैं, लेकिन जहाँ पर एक मजबूत लोकतंत्र है, केंद्र की सरकार मजबूत है, पूरे देश पर राज है उसका, राज्यों की सरकारें हैं, हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं हो रहा कि कहीं फौज ने कब्जा कर लिया हो, कहीं पुलिस ने बगावत कर दी हो, कहीं नहीं हो रहा। जो हम पाकिस्तान में देखते हैं, हम श्रीलंका में देखते हैं, बांग्लादेश में देखते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। भारत बहुत मजबूत लोकतंत्र है। ऐसे मजबूत लोकतंत्र में अगर हिंदुस्तान का तीसरे नंबर का लेबल जो है इस देश के ऊपर वो है कि भारत धर्मपरायण देश है, भारत कृषि प्रधान देश है और भारत बलात्कार प्रधान देश है, ऐसी ही नौबत है। आप बुरा मत मानिएगा, मैं विदेशियों के सामने भारत को बेइज्जत करने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस देश की जुबान में देश के लोगों के बीच अपनी बात को रख रहा हूँ। भारत एक बलात्कार प्रधान देश हो गया। इतने बलात्कार हो रहे हैं, स्कूल में 3-4 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहे हैं, कहीं 70 साल की महिला से बलात्कार हो रहे हैं, कहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक आदिवासी लड़की से 12 लोगों या 10 लोगों ने बलात्कार किया। नाबालिग बलात्कार कर रहे हैं, बालिग बलात्कार कर रहे हैं, रिश्तेदार बलात्कार कर रहे हैं, बाप, चाचा, भाई, 12 साल का लड़का 6 साल की बहन से बलात्कार कर रहा है। सब तरह से बलात्कार हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है इस देश में? क्या आपने ऐसा कोई लोकतंत्र देखा है जो मजबूत लोकतंत्र हो? मुझको नाइजीरिया जैसे देश समझ आते हैं जहाँ की बोको हराम नाम के इस्लामी आतंकी संगठन जो हैं स्कूल की लड़कियों को कभी 60 को कभी 70 को किडनैप करके ले जाते हैं, हफ्तों महीनों तक कब्जे में रखते हैं। हो सकता है वहाँ पे बलात्कार ज़्यादा हो, लेकिन क्या हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आज भी निगरानी रख रहा है, आज भी सुप्रीम कोर्ट किसी राज्य के मामलों को बुलाता है, आना पड़ता है, राज्य की सरकार को खड़े रहना पड़ता है। ममता बनर्जी को कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील को करना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। इस देश में इतना बलात्कार क्यों हो रहा है? इतना बलात्कार क्यों हो रहा है कि बच्चियों, महिलाओं, इनकी हिफाजत के लिए राष्ट्रपति को लेख लिखना पड़ रहा है। खासकर ऐसे समय लिखना पड़ रहा है जिस समय भाजपा को सख्त नापसंद टीएमसी की ममता बनर्जी के राज वाले बंगाल के कोलकाता में एक ऐसा बलात्कार हुआ है। एक बलात्कार मुजरिमों ने किया है, कोई राजनीति उसके पीछे नहीं थी। उनको मौका दिख गया, अकेली सोई हुई डॉक्टर दिख गई, रेप किया, बलात्कार किया, इतना ही सामने आया है अभी तक सीबीआई की तरफ से भी।
राष्ट्रपति ने अच्छा किया, उनकी जिम्मेदारी है देश की हिफाजत के बारे में बोलने में, लेकिन मुझको थोड़ा सा एक चीज़ याद पड़ रही है, आपको भी याद आ रहा है क्या? इसी देश में नक्शे में, अगर नक्शे को आप देखें तो दाएं हाथ में दिखेगा एक मणिपुर नाम की जगह है, मणिपुर। पिछले साल 4 मई से वहाँ पे आग लगी हुई है, वहाँ पर संघर्ष चल रहा है। आदिवासी समुदाय और गैर आदिवासी सवर्ण समुदाय, इसके बीच में हथियारबंद संघर्ष चल रहा है। शायद 150-200 लोग मारे गए हैं, शायद 50-60 हज़ार से ज़्यादा लोग आदिवासी पहाड़ों पे बसे हुए हैं जो बेदखल होकर दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। दूसरे प्रदेशों में कोई शरणार्थी शिविर जैसा है उसमें पड़े हैं, कहीं और पड़े हैं। मैंने भी वहाँ पर मणिपुर के बारे में यही YouTube का एक वीडियो बनाते हुए, वहाँ पर एक आदिवासी परिवार था जिसमें महिला जो है वो मैतेई समुदाय की थी, सवर्ण समुदाय की थी, आदिवासी नहीं थी, लेकिन उसने शादी एक आदिवासी से की थी, कुकी आदिवासी से। उनका बच्चा था, लड़का एक, जो कि जाहिर तौर पर आधा सवर्ण था आधा आदिवासी था। उसको गोली लगी, उसको एम्बुलेंस में लेके अस्पताल जा रही थी, अस्पताल से आधा किलोमीटर दूर थी। शहर में मैतेई लोगों का कब्जा था, राजधानी में। वहाँ पर उसकी एम्बुलेंस को जला दिया गया। बेटी मैतेई समुदाय की थी, लेकिन शादी उसने कुकी आदिवासी से कर ली थी। 2 महिलाओं सहित वो बच्चा एम्बुलेंस में जलाकर मार डाला गया। मैंने उस बच्चे के पिता को, मिस्त्री था, राजमिस्त्री, ईंट की दीवार वगैरह बनाने का काम, वो कहीं असम में जान बचा के पड़ा हुआ था। उससे मैंने टेलीफोन पे इंटरव्यू किया था, अपने एक वीडियो पे मैंने उसका इंटरव्यू डाला था, टेलीफोन पे रिकॉर्ड किया हुआ इंटरव्यू। अब मैं सोच रहा हूँ, वहाँ पर आपको अगर याद होगा तो 2 महिलाएं थी, आदिवासी महिलाएं, जिनको शहरी सवर्ण तबका जो है, उन दोनों महिलाओं को पूरे बदन के कपड़े उतार कर भीड़ उनको पकड़ कर चल रही थी, उनके बदन से खेल रही थी भीड़, उनके बदन से खेल रही थी भीड़, उनके बदन पर एक धागा भी नहीं छोड़ा था। और यौन हिंसा करते करते उनको ले जाके बाद में शायद सामूहिक बलात्कार हुआ, मार डाला। एक एक खबर मुझको ठीक से याद नहीं है, लेकिन ऐसी घटना हुई थी। उसका जब वीडियो सामने आया कुछ अर्सा बाद में, तो न केवल हिंदुस्तान, पूरी दुनिया हिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का हिल गया था, उसको लेकर सुनवाई चालू की थी। और जिस दिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करने वाला था, वहां पहले से तय हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले पे कल आदेश होगा। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर, सत्र भी शुरू हो रहा था संसद का, उसके बाहर कैमरों के सामने पहली बार मणिपुर पर फिक्र जाहिर की थी। और उन्होंने कहा था कि देश का हर नागरिक शर्मिंदा है, पूरा देश शर्मिंदा है मणिपुर के ऊपर। मैं थोड़ा हैरान भी हुआ था कि मैं तो छत्तीसगढ़ में बसा हुआ हूँ, अगर केंद्र की सरकार भाजपा की, राज्य की सरकार मणिपुर की भाजपा की, इन्हीं दोनों सरकारों की मोटे तौर पे जिम्मेदारी थी मणिपुर में हिफाजत कायम करने की। वहाँ से मुख्यमंत्री नहीं हटाए गए, सरकार को भंग नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बयान भी जारी नहीं किया था मणिपुर को लेकर उस दिन तक। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर उधर कर रहा था, प्रधानमंत्री अफसोस इधर जाहिर कर रहे थे और पार्लियामेंट बैठी हुई थी कार्यवाही शुरू करने के लिए। ऐसी एक दिन की घटना है। लेकिन मैं याद कर रहा हूँ कि क्या द्रौपदी मुर्मू ने कोई लेख लिखा था मणिपुर को लेकर, जहाँ 2 आदिवासी महिलाओं के साथ पूरा सामुदायिक पूरा बलात्कार हुआ था, नंगा करके उनको घुमाया गया था, जुलूस निकाला गया था। आदिवासी थी महिलाएं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के पहले इस बात को सोच लिया गया था कि आदिवासी हैं वो। भारत में राष्ट्रपति मनोनीत होते हैं, ऐसे ही तय होता है, आदिवासी हैं, महिला हैं, इसलिए द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया था इसको लेकर, मणिपुर को लेकर? आज 1.25 साल हो रहा है, 1.25 साल। मणिपुर जितनी हिंसक घटना और कहीं नहीं हुई। पूरा मणिपुर जल रहा था, पूरा आदिवासी समुदाय वहां पे कह रहा था कि इस मुख्यमंत्री पर
बीरेन सिंह नाम है शायद उनका, इसके ऊपर हमको भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री के सारे बयान जो हैं, अभी तो कुछ कुछ उनका लीक होके भी आया है, मैं उस पर केंद्रित करना नहीं चाहता हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। मुख्यमंत्री के बयान लीक होकर अभी छपे हैं कई जगह। वो लगातार एक तरफा बात कर रहे थे, लगातार कुकी लोगों के खिलाफ, लगातार मैतेई लोगों के पक्ष में बात कर रहे थे। कुकी आदिवासी कह रहे थे इस मुख्यमंत्री के ऊपर हमको कोई भरोसा नहीं है, इसको हटाया जाए। नहीं हटाया, देश की सरकार ने उसको नहीं हटाया। राष्ट्रपति ने क्या किया? जिस आदिवासी समुदाय से आने की वजह से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था, द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया मणिपुर के आदिवासियों के लिए, जिनको बड़ी संख्या में मारा गया, जिनकी महिलाओं का जुलूस निकाला गया नंगा करके, उनके साथ गैंग रेप हुए, उनको मार डाला गया। क्या किया द्रौपदी मुर्मू ने? क्या जिम्मेदारी बनती थी? क्या अधिकार बनते थे राष्ट्रपति के? राष्ट्रपति के अधिकार बहुत साफ साफ ये हैं कि अगर उनको देश के किसी हालात के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो प्रधानमंत्री को बुला सकती हैं, गृह मंत्री को बुला सकती हैं, वो किसी को भी बुला सकती हैं। वो भारत के सबसे बड़े जो अफसर हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनको भी बुला सकती हैं, पूछ सकती कि क्या चल रहा है मणिपुर में। वो चाहती तो मुख्यमंत्री को भी बुला सकती थी कि क्या चल रहा है तुम्हारे राज्य में, आदिवासियों के साथ ये हो रहा है, इतनी हिंसा हो रही है, दोनों तरफ से हिंसा हो रही है, हमले हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा बुरा हाल आदिवासियों का था। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? द्रौपदी मुर्मू के बारे में जितना मुझको अच्छे से याद है, उन्होंने प्रधानमंत्री से कभी नहीं पूछा। जितना मुझको याद है, उन्होंने गृह मंत्री से कभी नहीं पूछा। उन्होंने कोई लेख नहीं लिखा, कोई बयान जारी नहीं किया। मैंने उस समय लिखा बार बार, और मैंने आपके इस कैमरे के सामने भी इस बात को बार बार कहा कि द्रौपदी मुर्मू को मुंह खोलना चाहिए था। द्रौपदी मुर्मू को आदिवासियों के हक की बात करनी चाहिए थी। आखिर उसी आदिवासी तबके की वजह से आप राष्ट्रपति बन रही हो, और कोई वजह नहीं थी, और कोई वजह नहीं थी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने की। अकेली वजह थी कि वो आदिवासी थी। अच्छा किया बनाया, मैं खिलाफ नहीं हूं उसके, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने इन आदिवासियों के लिए क्या किया? आप देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक ओहदे पे पहुंच गए थे, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? क्या आप जो अभिभाषण पढ़ती हैं पार्लियामेंट में संयुक्त सत्र में, मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने वो किया, मेरी सरकार ये करेगी, मेरी सरकार वो करेगी, एक भाषण में शायद 800 बार वो मेरी सरकार कहना पड़ता है। उनको भाषण तैयार किया गया रहता है सरकार का, कैबिनेट उसको अप्रूव करके भेजता है राष्ट्रपति को कि ये पढ़ना है। राष्ट्रपति उसको आमतौर पे पूरे का पूरा पढ़ देते हैं। कोई राष्ट्रपति ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा असहमत रहते हैं किसी बात से, तो एक पैरा पढ़ने से छोड़ भी देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति उसके बाद कई मौक़ों पर बोली। उनके पास तो डिक्टेशन लेने के लिए, टाइप करने के लिए बहुत सारे दर्जनों और सैकड़ों लोग हैं राष्ट्रपति भवन में। मणिपुर पे उन्होंने लेख क्यों नहीं लिखा? मैं थोड़ा हैरान हूँ। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि उन्होंने बंगाल के इस रेप और मर्डर पर लेख लिखा है। मैं थोड़ा हैरान हूँ बस, और कुछ नहीं, कि मणिपुर में इतनी भयानक हिंसा हुई, महिलाओं के साथ इतना भयानक सलूक किया गया। दुनिया के कुछ देशों की पार्लियामेंट में भी शायद डिस्कस हुआ है। वो क्या किया द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के लिए? क्यों सरकार से जवाब तलब नहीं किया, जो कि न केवल उनका अधिकार था बल्कि उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी थी? भारत के राष्ट्रपति को असीमित अधिकार दिए गए हैं, कम से कम सरकार से जवाब तलब के, किसी भी चीज पे जवाब तलब कर सकती हैं। क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों चुप रही? आज ये जब ममता बनर्जी के राज में कुछ मुजरिमों ने एक महिला को अकेले पाकर, शायद शराब के नशे में, जैसा कि सीबीआई कह रही है, एक व्यक्ति का पुख्ता है, हो सकता है और लोग भी हैं, उसने नशे में रेप किया, मर्डर किया, बहुत बुरा किया, उसको जो हो सकती है सजा हो, अधिक से अधिक।
मैं ममता बनर्जी से भी रियायत का हिमायती नहीं हूं। ममता बनर्जी की सरकार ने बहुत नालायकी दिखाई। उसके बाद हिंसा हुई, हमला हुआ, अस्पताल पे डॉक्टरों को मारा गया, हटा दिया, पुलिस से केस हटा दिया, हाईकोर्ट ने ही दे दिया सीबीआई को। बाद में अस्पताल पे हमला हुआ, वो भी दे दिया सीबीआई को, सब कुछ सीबीआई को दे दिया। मैंने भी सवाल उठाया था कि पूरा बंगाल के पुलिस को हटा के कोई केंद्रीय बल लगा दिया जाए क्या, ममता का जो तौर तरीका है। मैं भी खिलाफ हूं ममता बनर्जी के, लेकिन मैं सोच रहा हूं, मैं मणिपुर के खिलाफ नहीं हूं। मणिपुर के बारे में मैंने 1 दर्जन एडिटोरियल लिखे होंगे और आधा 1 दर्जन विडिटोरियल पे बात की होगी। मणिपुर से जो पत्रकार लौट के आए थे उनको इंटरव्यू किया, मणिपुर के लोगों से मैंने टेलीफोन पे इंटरव्यू किया, जो जो बन सकता था मैंने किया। इसी देश का हिस्सा है, थोड़ा एक तरफ है, थोड़ा कोने में है। सूरज उसी तरफ से चालू होता है, उत्तर पूर्व से, इधर बाद में आता है। उस मणिपुर में अगर इतनी बड़ी हिंसा हुई है, ऐतिहासिक हिंसा, इतनी बड़ी हिंसा कि मणिपुर लोकतंत्र को चलाने लायक नहीं रह गया है और केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री था। देश की क्या जिम्मेदारी बनती थी। मैं तो बहुत छोटा अदना सा व्यक्ति हूं। मैंने अपने अखबार में ईमानदारी के साथ कड़े एडिटोरियल लिखे, आपके सामने कैमरे पे कहा, लोगों को इंटरव्यू किया, इतना मेरे बस में था, मैंने किया। मोदी जी ने कहा था कि पूरे हर भारतीय जिम्मेदार है, उसके लिए पूरा देश जो है जिम्मेदार है। मैं तो था जिम्मेदार, मैंने अपनी जिम्मेदारी कुछ हद तक पूरी करने की। द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में बैठी थी। वो चाहती तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया को बुला के भी समझ सकती थी कि क्या चल रहा है वहां पे। वो किसी को भी बुला सकती थी। वो मणिपुर की राज्यपाल को बुला के उनसे समझ सकती थी। आपको याद है, छत्तीसगढ़ से ही मणिपुर गई थी अनुसुईया उइके, याद है ना आपको। मेरी भी एक बार की मुलाकात है अनुसुईया उइके से, यहाँ पर राज्यपाल थी वो। उसके बाद उनको मणिपुर भेजा गया था कुछ अप्रिय बातों के बाद। मणिपुर में उन्होंने केंद्र सरकार के रुख और राज्य के मुख्यमंत्री के रुख, राज्य सरकार के रुख को लेकर, और जो हालात थे वहां पे आदिवासियों के साथ जो हो रहा था, आदिवासी राज्यपाल थी अनुसुईया उइके, उन्होंने अपने दर्द को उजागर किया था मीडिया के साथ बातचीत में। केंद्र सरकार बहुत खफा हुई थी उससे, मोदी सरकार। और जब राज्यपालों के कार्यकाल बढ़ाने की या कुछ करने की बात हुई तो अनुसुईया उइके को जय हिंद बोलकर विदा कर दिया गया था। तो मेरा ये कहना है कि जब राज्यपाल अपनी बेचैनी, अपनी कुंठा, निराशा जाहिर कर रही है, क्या किया द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति को तो चाहिए था कि एक महिला राज्यपाल है, आदिवासी भी है, उसको बुला के समझती कि अनुसुईया ये क्या चल रहा है वहाँ पर तुम्हारे राज्य में। उनका हक था, उनकी जिम्मेदारी थी। लेख नहीं लिखा उन्होंने मणिपुर के ऊपर एक भी। मणिपुर जिसको लेकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बहुत खराब तस्वीर बनी, द्रौपदी मुर्मू ने कोई लेख नहीं लिखा मणिपुर पर। अगर लिखा होगा तो मैं अपनी गलती मान लूँगा, आप भेजिएगा, हम लिंक पोस्ट कर देंगे। मुझको जितना याद पड़ रहा है द्रौपदी मुर्मू ने कोई लेख नहीं लिखा। शायद राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला लेख उनका है। भारत में महिलाओं की स्थिति के ऊपर बहुत ही भयानक हालत बतलाने वाला ये निबंध है, सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। भारत की आदिवासी महिला राष्ट्रपति ने लिखा है, इसलिए और महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज से ठीक 1 साल पहले 4 मई से हिंसा का सैलाब शुरू हुआ था मणिपुर में। अभी चल रहा है, अगस्त का महीना खत्म हो रहा है, 29 अगस्त है आज। 28 को ये लेख आया है, 28 अगस्त को, द्रौपदी मुर्मू का। तो क्या 4 मई से मणिपुर में शुरू हिंसा के बाद देश की महिलाओं की खराब हालत, खतरनाक हालत के ऊपर लेख लिखना द्रौपदी मुर्मू को उसी वक्त सूझा जिस वक्त बंगाल में एक बलात्कार और हत्या का इतना भयानक मामला हुआ है। मैं उसकी भयावहता को कम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरह से ममता सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ममता सरकार का आलोचक हूँ। लेकिन मुझको लगता है कि देश की राष्ट्रपति को क्या पार्टी पॉलिटिक्स से, क्या
ममता के राज वाले बंगाल में अगर रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो उस पर वो लेख लिख दें, मणिपुर पे आवाज़ न उठाएं। ये ठीक है क्या? इसकी टाइमिंग, इसका वक्त ठीक है क्या? थोड़ा सोच के देखिएगा। मुझको टाइमिंग से निराशा हुई है। मुझको अच्छा लगा कि देश की राष्ट्रपति ने इतना बड़ा लेख लिखा कि देश में महिलाओं की हालत खराब है, बच्चियों से लेकर बुजुर्ग तक कोई सुरक्षित नहीं है। अच्छी बात है, कहना चाहिए था इस बात को। ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार को याद दिलाया था, देश में 90 रेप रोज हो रहे हैं, आप हमारे ही राज्य का मुद्दा क्यों बना रहे हो? मोदी सरकार ने भी ठीक किया था, लिख के भेजा था पश्चिम बंगाल को, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, कि आपके यहाँ नाबालिगों से बलात्कार और यौन शोषण के 48,600 मामले बाकी हैं। 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको बनानी थी, करीब 1 दर्जन, आपने एक भी नहीं बनाया है उसको। तो आप किस मुंह से बोल रही हो? अगर आपको इतनी फिक्र है कि बलात्कारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, आप अपना आईना देखो कोलकाता के अपने घर में। पॉक्सो एक्ट, जिसमें नाबालिग बच्चों से बलात्कार यौन शोषण के मामले दर्ज होते हैं, 48,600 मामले बंगाल में थे, उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया। अब तुम मोदी को आईना दिखा रही हो कि देखो देश में 90 बलात्कार रोज हो रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ने बहुत अच्छा किया, जो ममता बनर्जी सरकार को अटैक करने वाला, उन्होंने सीधे सीधे हमला नहीं किया है, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है और जिक्र है इसमें उस बलात्कार का, तो ममता बनर्जी सरकार पे एक किस्म से राष्ट्रपति ने हमला किया। केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को ये सहूलियत का इसलिए है क्योंकि एक महिला ने किया है ये हमला, राष्ट्रपति ने किया है, जिनका पद जो है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर का माना जाता है। उन्होंने किया है ये हमला। उन्होंने लिखा है, ममता बनर्जी के राज के एक रेप मर्डर केस से शुरू करके इन्होंने लिखा है। मणिपुर पे क्यों नहीं लिखा द्रौपदी मुर्मू जी आपने? मुझको तो बहुत इच्छा थी, मुझको बहुत हसरत थी कि आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाती, संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करती। जिस आदिवासी समाज से आने की वजह से आपको राष्ट्रपति भवन नसीब हुआ है, उस आदिवासी समाज को बचाने की बात करती मणिपुर में, और देश में और कई राज्यों में हो रहा है आदिवासियों के साथ। मैं ये भी नहीं कहता कि हर घटना पे बोले राष्ट्रपति, लेकिन मणिपुर हर घटना नहीं थी। मणिपुर एक अलग घटना थी। एक पूरे राज्य स्तर पर संवैधानिक शासन पूरा खत्म हो गया है मणिपुर का। वहाँ सरकार में काम नहीं हो सकता। सरकारी ऑफिस जो हैं, जिस आबादी के इलाके में हैं, उसी जाति के लोग वहाँ काम कर सकते हैं। मैतेई इलाके हैं तो मैतेई लोग काम कर सकते हैं। कुकी इलाकों में सरकारी दफ्तर है, केवल कुकी काम कर सकते हैं, एक दूसरे के इलाके में जा नहीं सकते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। ऐसे में राष्ट्रपति की बहुत सारी जिम्मेदारी और भी बनती थी, कुछ नहीं किया उन्होंने। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी वहाँ के संवैधानिक विकल्पों की याद दिलाना। भारत के राष्ट्रपति को फैसला लेने का हक नहीं है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन याद दिलाना। वो याद दिला सकती थी मोदी सरकार को कि यहाँ के हालत बहुत ख़राब दिख रहे हैं मुझको, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आदिवासी 60,000 आदिवासी मणिपुर छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए हैं, वहाँ बसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। कैसे होगी ज़िंदगी वापस यहाँ पर? इस मुख्यमंत्री के रहते तो किसी का भरोसा है नहीं, सिवाय मुख्यमंत्री की अपनी मैतेई बिरादरी के लोगों के, और किसी का भरोसा उसके ऊपर है नहीं। क्यों द्रौपदी मुर्मू जो हैं सहम गई? 5 साल के पहले उनको राष्ट्रपति पद से कोई हटा नहीं सकते। 5 साल के बाद उनको राष्ट्रपति पद पे रखा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों सहम जाना चाहिए? अब जब तक जिस कुर्सी पे हैं, जब तक आपके हाथ में कलम है, जब तक आप एक फ़ोन अपने सेक्रेटरी से करवा सकती हैं कि प्रधानमंत्री जी को खबर कीजिए कि उनसे बात करना है, समय निकाल कर वो आ जाएं, और प्रधानमंत्री वहाँ पहली सहूलियत में पहुँचेंगे बात करने के लिए, आपको बतलाएंगे तमाम चीज़ें। क्या किया आपने द्रौपदी मुर्मू जी? आपने मणिपुर के बाद लेख नहीं लिखा, आपने पश्चिम बंगाल के बाद लेख लिखा। क्या हो गया है ऐसा? वहाँ के राज्यपाल तो ममता से नाराज रहते हैं,
उनका टकराव चलते रहता है। प्रधानमंत्री के साथ ममता का, दोनों की पार्टियों का टकराव चलते रहता है। आपको तो इससे ऊपर रहना चाहिए। आपने अच्छा किया जो लिखा, अभी मुझको कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा किया जो आपने लिखा। मैं केवल याद कर रहा हूं कि मणिपुर के ऊपर आपने लेख क्यों नहीं लिखा था। थोड़ा याद कीजिए, क्या किया था आपने मणिपुर के बाद में? कोई बयान जारी किया था, अफसोस जाहिर किया था, ट्वीट किया था? कोई भी राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई एक विज्ञप्ति आई थी कि राष्ट्रपति बहुत विचलित हैं इसको लेकर, मणिपुर की घटनाओं को लेकर? उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित करके इस बारे में बात की है, उनसे फिक्र क्या किया था आपने? आप राष्ट्रपति हैं, मणिपुर की भी राष्ट्रपति थी आप, केवल पश्चिम बंगाल की राष्ट्रपति नहीं है। क्या किया था आपने? सोचिएगा। मैं इस बात को बार बार कितने बार दोहराऊं, जितना कहना चाहिए उससे ज्यादा बार बोल चुका हूं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संवैधानिक राष्ट्रपति होने के नाते, आदिवासी होने के नाते, महिला होने के नाते, भारतीय होने के नाते, सबसे ऊपर इंसान होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती थी मणिपुर के लोगों को बचाना। आप कुछ नहीं कर पाए। आपने मणिपुर को बचाने के लिए उंगली भी नहीं उठाई। किस लिए? कि आप उस उंगली को 5 साल के बाद भी राष्ट्रपति भवन में रखना चाहती है। क्या ऐसी उंगली का कोई सम्मान रहेगा? आप सोचिएगा द्रौपदी मुर्मू जी, आप जब भी आईने के सामने खड़े रहेंगी, मेरी बात को सुनिएगा और सोचिएगा कि क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, संविधान की, इंसानियत की कोई भी जिम्मेदारी निभाई थी आपने मणिपुर को लेकर? कि आप केवल अपनी नौकरी का वृद्धावस्था पुनर्वास के हिसाब से, कि राष्ट्रपति के एक कार्यकाल के बाद दूसरा कार्यकाल मिल जाए, या जिसने आपको राष्ट्रपति बनाया है उसके प्रति आप हमदर्दी, नरमी दिखाएं, क्या इसलिए आपने किया? क्या भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र ऐसे ही राष्ट्रपति की उम्मीद करता है कि जो अपने को बनाने वाले लोगों को, उनसे कोई जवाबदेही तय न करे उनकी? क्यों किया आपने ऐसा? मेरे मन में पता नहीं आप रात को चैन से सो पाती हैं कि नहीं। मैं तो जिस दिन से मणिपुर की घटना हुई है, उस घटना पे जो लोग जितने दिन चुप रहे, जितने लोगों ने कुछ नहीं किया, मैं कहता हूँ द्रौपदी मुर्मू जी, राहुल गांधी होकर आए थे वहाँ से, मणिपुर से। आप उन्हीं को बुला के पूछ लेती कि राहुल क्या देख के आए हो वहाँ पे, थोड़ा बतलाओ मुझको भी। आप अनुसुईया उइके को बुला के पूछ लेती। अमित शाह वहाँ रह के आए थे। 4 मई से ये हिंसा चालू हुई थी, उसी महीने के आखिर में, शायद 28-29 तारीख, ऐसा कुछ 2 या 3 दिन अमित शाह वहाँ रह के आए थे मणिपुर। अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की थी, बैठकें की थी, कोशिश की थी। मुझको नहीं मालूम है कि आपने अमित शाह को बुला के समझा था कि नहीं ये मामला। लेख जरूर लिखिए, अच्छा है, मैं तो मानता हूं कि हर किसी को लिखना चाहिए, लेकिन सोचिए कि आपने कब कब नहीं लिखा, आगे कब कब आप नहीं लिखेंगी। आप किन ताकतों के हाथ मजबूत करने लिखेंगी? क्या आप चुनाव प्रभावित करने के लिए लिखेंगी? क्या किसी पार्टी का साथ देने के लिए लिखेंगी? क्या किसी एक नेता को क्लीन चिट देने के लिए और किसी दूसरी नेता को घेरने के लिए लिखेंगी? क्यों लिखेंगी द्रौपदी मुर्मू जी आप लेख? थोड़ा सोचिएगा। मुझको तो कोई जवाब की उम्मीद नहीं है आपके। आप अपने मन के भीतर टटोलिएगा। आप आईने के सामने खड़े होकर सोचिएगा कि जो लेख आपने अभी लिखा, ये मणिपुर के बाद क्यों नहीं लिखा? वहाँ तो सामुदायिक हिंसा थी, सांप्रदायिक हिंसा थी। मंदिर, चर्च जल रहे थे, लोग जल रहे थे। एक माँ को उसके जख्मी बेटे के साथ जिंदा जला दिया गया था। मुझको तो याद नहीं पड़ता है कि आप मणिपुर गई भी हों उसके बाद। क्यों आपका हौसला नहीं पड़ा मणिपुर जाने का? राहुल गांधी तो चले गया था दोनों कैंप में। चलिए, अमित शाह गए होंगे तो वो तो किसी राजभवन के गेस्ट हाउस में या कहीं रह के अफसरों से, नेताओं से बात करके आए होंगे। राहुल गांधी तो सरकार के मना करने के बाद भी सब राहत शिविर में, कैंप में, दोनों तरह के तबकों से मिल के आ गए थे। आप कम से कम राहुल को ही बुला के समझ लेती कि क्या देख के आए हो राहुल, क्या हाल है वहाँ पे,
मुझको एक लेख लिखना है। अच्छा है, आपको लिखना चाहिए लेख। मेरी शुभकामनाएं कि आप हर महीने देश के हालत पे लेख लिखिए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो हर महीने वो देश और दुनिया के हालत पे भारत के हर मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखते थे। छोटी बात नहीं थी, जो किसी पार्टी के मुख्यमंत्री रहें कुछ रहें वो लिखते थे चिट्ठी। आप भी लिखिए, लेख लिखिए, हर महीने लिखिए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। लेकिन मणिपुर के बाद आपने क्यों नहीं लेख लिखा, मैं उसको भर समझना चाहता हूँ। ये पहेली है मेरे दिमाग में। अभी तो कार्यकाल आपका शायद एक आधे ही साल हुआ होगा। क्या आप और 5 साल उसके बाद रहना चाहती हैं, इसलिए आप चुप थी? आपके लेख को इन सवालों की रोशनी में ही देखा जा सकता है। जिस वक्त आपके चीखने की ज़रूरत थी, चाहे लेख के थ्रू चीखती, चाहे बयान देती, चाहे राष्ट्र के नाम संदेश टीवी पे आकर देती, उस वक्त आप चुप थीं। उस वक्त आपकी चुप्पी चीख रही थी। उस वक्त आपकी चुप्पी राष्ट्रपति भवन के गलियारे से लेकर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक और पार्लियामेंट, शायद नई बिल्डिंग बन गई होगी, वहाँ तक हर जगह गलियारों में आपकी चुप्पी गूंज रही थी। आपकी चुप्पी आपके लिखे हुए शब्दों से ज़्यादा तेज थी। क्यों उस दिन नहीं लिखा द्रौपदी मुर्मू? क्यों उस दिन नहीं लिखा द्रौपदी मुर्मू? फिर मिलेंगे। आपको अगर ये मेरा एडिटोरियल अच्छा लगा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन की बटन दबा के दोस्तों को भेजिएगा। चाहे आपके दोस्त आदिवासी हों या ना हों, हिंदुस्तानी होंगे। दूसरे देशों में भी चर्चा हुई थी मणिपुर की, बंगाल की भी चर्चा हो रही है। मैं फिर बतला देता हूँ, मैंने ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत लिखा है, कैमरे के सामने बहुत कहा है, इसलिए मैं ममता को बचाने के लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखा रहा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। आपको इनको चबाने का या इसका धुआं उड़ाने का जितना शौक़ है, उससे ज़्यादा शौक़ कैंसर को, आपके जैसे लोगों को खाने, चबाने और सुलगा के धुआं खींच लेने का है। आप एक बात जान लीजिए, तंबाकू का इस्तेमाल करते हुए आप कैंसर से अंतहीन नहीं बच सकते। कैंसर कहीं न कहीं आपको घेर लेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के आंकड़े मेरे पास हैं कि यहाँ के सारे कैंसर मरीजों में 24% मुंह के कैंसर वाले हैं, जो अनिवार्य रूप से तंबाकू से पैदा है। सिगरेट पीने से, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा खाने से छोड़ दीजिए इसको। अपने परिवार की फिक्र कीजिए। मेरा ये भी मानना है कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाने वाले हर दिन अपने शौक़ पे इतना खर्च करते हैं, जानलेवा शौक़ पे इतना खर्च करते हैं, जितने में वो अपने घर के बच्चों के लिए कुछ फल ले जा सकते हैं, अंडा ले जा सकते हैं, दूध ले जा सकते हैं, जो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठीक लगे वो खाने पीने का पौष्टिक सामान बच्चों के लिए ले जा सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए। कैंसर भयंकर बुरी मौत मारता है। आगे आप खुद समझदार हैं।